ओके, तो सरकार क्या करेगी, जो टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसे इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, और ख़ासकर वो रिच लोगों पे जो है टैक्सेस को ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, ताकि उनकी क्या है, जो रिच लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम होती है मतलब जो उनके पास बेसिकली इनकम होती है जिससे वो डायरेक्टली खर्च कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। सो इट विल लीड टू द डिक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर देयर बाय, तो उसकी वजह से एक्सपेंडिचर कम होगा और कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेसिकली कम होगा, और जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होगा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है कम हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशनरी गैप के केस में हम टैक्सेशन को ऐसे यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड को फॉल कराने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जो बिजनेस आपके जो बिजनेस हैं उसमें भी हम टैक्सेस लगा सकते हैं, जो बिजनेस कॉर्पोरेशंस है जिसे बेसिकली कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। जैसे हम लोगों पे हमारी सैलरी पे जो है इनकम टैक्स लगता है, ठीक है, ऐसे ही जो बिजनेस फर्म्स होते हैं उनके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, पर्टिकुलरली ऑन द बिजनेस सेक्टर। तो बिजनेस सेक्टर में हम कॉर्पोरेशन टैक्स लगा सकते हैं, ताकि क्या किया जा सके, उनकी बेसिकली उनकी जो है प्रॉफिट को कम करके बेसिकली हम उनकी इन्वेस्टमेंट को कम की जा सके, ताकि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है उसे कम किया जा सके। एंड आफ्टर ऑल हम जो है जो एग्रीगेट डिमांड को कम करके हम क्या है इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट है सरकार का जो बेसिक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है फिजिकल पॉलिसी के अंडर, दैट इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है कि मतलब जब गवर्नमेंट क्या करती है, खर्च करती है, गवर्नमेंट स्पेंड करती है। तो अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड करेगी या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो इससे होगा क्या, क्योंकि उसकी वजह से मार्केट में जो है पैसा आ जाएगा, मनी फ्लो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट से जब बेसिकली गवर्नमेंट जब डिमांड करेगी या गवर्नमेंट खरीदेगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, या आप कह सकते हो इन्फ्लेशनरी गैप के केस में क्या किया जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा। खासकर जो अनप्रोडक्टिव और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जैसे डिफेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसको बेसिकली कम करने की सरकार कोशिश करेगी, ताकि जो एक्सेस डिमांड है उसे वाइप आउट किया जा सके। ठीक है, अ डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विल रिड्यूस द एक्सेस डिमांड डायरेक्टली। ध्यान रखना, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम होगा, और एग्रीगेट डिमांड जब कम होगा तो हमारी जो प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप वो अपने आप वाइप आउट हो जाएगा। लास्ट जो फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज अ पब्लिक बोरोइंग। सरकार कई बार क्या करती है, पब्लिक से बोरो करती है। ठीक है, तो पब्लिक से इस टाइम पे अब इन्फ्लेशन गैप या एक्सेस डिमांड के केस में सरकार को पब्लिक बोरो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सरकार क्या करेगी, पॉलिसी ऑफ लार्ज स्केल पब्लिक बोरोइंग करेगी, क्योंकि सरकार को क्या करना है, बेसिकली डिमांड को कम करना है, तो लोगों से पैसा ले लेगी। लोगों से जब पैसा लेगी तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसका पार्ट होता है, आपको पता है, एग्रीगेट डिमांड का, तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप कम हो जाएगा। तो बेसिकली पब्लिक बोरोइंग में ध्यान रखना है कि इन द केस ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड जो पब्लिक बोरोइंग बेसिकली की जाएगी लार्ज स्केल पे, ताकि क्या हो सके, हमारा जो एक्सेस डिमांड है वो खत्म हो सके। नेक्स्ट है दैट इज अ डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट होता है आपका फिजिकल पॉलिसी के अंडर, दैट इज अ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी या प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स। ठीक है, नई करेंसी को छापना। तो सरकार के पास जब बेसिकली कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या कुछ सरकार को बेसिकली अपने लॉसेस फिल करने होते हैं, या सरकार को एकदम जब करेंसी बढ़ानी होती है या मनी फ्लो को बढ़ाना होता है, तो सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। कहने का मतलब है जो फ्लो ऑफ मनी है या प्रिंटिंग ऑफ करेंसी को बढ़ा देती है। लेकिन ध्यान रखना है, क्या आपका इन्फ्लेशनरी गैप में, एक्सेस डिमांड में या इन्फ्लेशनरी गैप में क्या सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, इसको कट डाउन किया जाएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग को कट डाउन किया जाएगा, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी को कम किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, एक पॉलिसी होती है बेसिकली गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर उसको बैलेंस करने के लिए होती है। इसमें क्या होता है, मनी प्रिंट होता है, बेसिकली क्रिएशन ऑफ न्यू मनी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्वियसली बात है, इन्फ्लेशन के केस में हम जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम कर देंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम हो जाएगा तो हमारा जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा, और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, और हमारा जो इन्फ्लेशन है और हमारा जो एक्सेस डिमांड है वो वाइप आउट हो जाएगा। दूसरी हमारी पॉलिसी होती है दैट इज़ अंडर द आरबीआई, दैट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी।
तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर क्या क्या फीचर्स आते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है दैट इज डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक के अंडर होती है। और सेंट्रल बैंक कौन सा है इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी हाथ में अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपना बेसिकली इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है दैट इज़ अ बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट बेसिकली क्या होता है, बैंक रेट एक वो रेट होती है जिसमें सेंट्रल बैंक लोन देता है और एडवांसेस देता है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द कमर्शियल बैंक्स। अब देखो सरकार को बेसिकली, सरकार मतलब आरबीआई किसके बिहाफ पे काम कर रही है, सरकार के काम बिहाफ पे काम कर रही है। तो आरबीआई को, अब मान लो ये गवर्नमेंट या आरबीआई को क्या करना है, इन्फ्लेशन को टैकल करना है। इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए मतलब है मार्केट से पैसा कम करना है। तो सरकार क्या कर, ये आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट इंक्रीज कर देगी, ठीक है, बैंक रेट इंक्रीज कर देगी। ओके, अब बैंक रेट इंक्रीज करे, बैंक रेट जब इंक्रीज करेगी तो क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इनसे लोन नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब बैंक रेट बढ़ जाएगी तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन नहीं लेंगे। उन्हें पता है कि आरबीआई जब लोन महंगा कर देगा तो आरबीआई से वो पैसा नहीं लेंगे, और जब आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे तो वो लोगों को पैसा नहीं देंगे, और जब लोगों को पैसा नहीं देंगे तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी। तो कहने का मतलब है हमें क्या करना है, बैंक रेट को क्या करना है, टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड देयर इज नीड टू डिक्रीज द बैंक क्रेडिट। मतलब हमें बैंक क्रेडिट को कम करना है, मतलब हमें लोन्स कम देने हैं। बैंक क्रेडिट का मतलब होता है वी हैव टू गिव लेस लोन्स। तो बैंक क्रेडिट को कम करने के लिए फॉर दिस पर्पज द डिज़ायरेबल टू इंक्रीज द बैंक रेट, ध्यान रखना है, मेन आपको ध्यान रखना है कि बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्यों, ताकि बैंक क्रेडिट को कम करना है, क्योंकि बैंक रेट जब इंक्रीज हो जाएगी तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे, उन्हें पता है क्योंकि आरबीआई बहुत महंगा उन्हें फिर इंटरेस्ट लेगा उनसे। तो कमर्शियल बैंक अगर बाई चांस वो सोचे यार इतना अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो हम इतना इंटरेस्ट कैसे देंगे, आप इतना भारी भरकम आरबीआई को ब्याज बेसिकली कैसे दे पाएंगे, तो वो आरबीआई से फिर पैसा नहीं लेते, और जब आरबीआई से पैसा नहीं लेते फिर वो आगे लोगों को नहीं देते। उसकी वजह से मार्केट में जो है मनी फ्लो कम हो जाता है और हमारा जो इन्फ्लेशन है और जो एक्सेस डिमांड है वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आपका एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन के केस में आपका बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्यों इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि बैंक क्रेडिट को कम किया जा सके। सो इंक्रीज इन द बैंक रेट वुड लीड टू द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक फ्रॉम देयर कस्टमर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका जो अगर जो बैंक रेट अगर बढ़ता है तो कमर्शियल बैंक भी क्या करता है, पहली बात तो लोन्स लेने से अवॉइड करता है। अगर फिर भी आरबीआई से लोन लेता है तो जो आम लोगों हैं, आम लोगों से बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन के लिए, ठीक है। मतलब कमर्शियल बैंक भी अपना जो है वो है अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई कर देता है, और जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं तो लोग ऑब्वियसली बात है कम बोरो करते हैं फिर उससे, और जब कम बोरो होता है तो हमारा कंजप्शन कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, और देयरफॉर हमारा फाइनली जो एक्सपेंडिचर वो कम हो जाता है, ठीक है। तो बैंक रेट आपको क्या ध्यान रखना है कि बैंक रेट को बेसिकली क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट दैट इज अ ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज ओएमओ। इसे शॉर्ट फॉर्म में ओएमओ भी बोला जाता है या ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बोला जाता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बेसिकली इट्स सिंपली अ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट या अदर सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल बैंक। बेसिकली ओएमओ होता क्या है, ये बॉन्ड्स होते हैं या सिक्योरिटीज़ होती हैं जो आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, लोगों को हो सकता है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, सिंपली इट इज़ अ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो आरबीआई करता है। अब मान लो हमें इन्फ्लेशन को टैकल करना है ना, हमें लोगों से पैसा खींचना है। तो जब लोगों से पैसा खींचना है तो आरबीआई क्या करेगा, इनको सिक्योरिटीज़ सेल करेगा। ओके, जब सिक्योरिटी सेल करेगा तो क्या होगा, लोगों को सिक्योरिटी सेल करेगा या डिफरेंट प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें सेल करेगा, तो उनका पैसा जो है आरबीआई के पास आ जाएगा। मतलब बेसिकली आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा है, गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा, आप कह सकते हो। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, काफ़ी हद तक जो है मनी सप्लाई वो कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आपका होता है सेल होता है, क्योंकि सेल से क्या होगा, जब आरबीआई सेल करेगा तो लोगों का पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा। तो बेसिकली यही चाहता है आरबीआई कि जो भी सिक्योरिटीज़ खरीदता है उसका पैसा आरबीआई के पास हो जाएगा, और बेसिकली हमें पैसा ही कम करना है मार्केट से, ठीक है। और डेफिशिएंट डिमांड में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, डेफिशिएंट में वो क्या करेगा, बाई करेगा बेसिकली। ओके, तो आपका बिल्कुल अपोजिट चलेगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, आपको पता है कि कुछ रेशियो जो होता है, कुछ पैसा डिपॉजिट का, जो भी पैसा आप बैंकों में, कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करते हो उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास सबमिट करना होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो।
तो अब क्या करेगा, मान लो आरबीआई को क्या करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मार्केट से पैसा कम करना है, तो मार्केट से पैसा कम करने के लिए वेरी सिंपल सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा। अब आरबीआई बोलेगा पहले आप क्या करते थे, हर 100 रुपये में से मुझे 20 रुपये डिपॉजिट देते थे आप, अब मुझे हर 100 रुपये में से 40 रुपये चाहिए, तो बेसिकली आप 60 रुपये ही आगे लोन दे सकते हो, क्योंकि 40 रुपये तो आपको मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि 40 रुपये हम अब आपका सीआरआर है। पहले कितना था, 20 रुपीज़ सीआरआर था, अब आपका है लेट्स सपोज 40%, पहले 20% था, अब है 40%। तो 40% मतलब हर 100 रुपये में से 40 रुपये आरबीआई को देने पड़ेंगे, मतलब आपके पास आगे लोन ऑपरेशंस के लिए कितनी पैसे बच सकते हैं, सिर्फ 60, तो पहले कितने थे 80, ठीक है। तो ऐसा होता है, सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। इन्फ्लेशनरी गैप में, या आप कह सकते हो एक्सेस डिमांड के केस में सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाता है, फिर ऐसे ही उल्टा हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड में क्या हो जाएगा, इसको कम कर दिया जाएगा। So cash reserve ratio is a direct and the quick effective method of controlling the power of the commercial banks to give loans and advances. CRR is the ratio of the bank deposits which the commercial banks are required to keep with the central bank. मतलब जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, जितने बैंक्स हो गए, उनको अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट, मान लो 20%, 15%, जितना भी आरबीआई सेट करती है टाइम टू टाइम, उतना डिपॉजिट करना पड़ता है। तो अगर इन्फ्लेशन के चल रही होगी तो आरबीआई क्या कहेगा, अब मेरे पास ज़्यादा डिपॉजिट करो आप, ताकि आपके पास कम पैसा बचे, आप कम लोगों को पैसा दो आगे, और जब लोगों के पास पैसा कम आएगा तो बेसिकली इन्फ्लेशन जो है, एक्सेस डिमांड अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। नेक्स्ट दैट इज हम इंपोर्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं। इंपोर्ट्स इंक्रीज करने का मतलब है द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड कैन बी टैकल्ड बाय, मतलब एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, मतलब डिमांड बहुत है, मतलब जिसको आप पूरी नहीं कर सकते, पूरी नहीं कर पा रहे हो। जब आप पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली आप इंपोर्ट करना शुरू कर दो, है ना। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप क्या करो, आप उस पैसे से खरीद के आप सामान बाहर से खरीद लो। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपना इंपोर्ट इंक्रीज कर दो। सो द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड कैन बी टैकल्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी, क्योंकि बेसिकली देखो कंसेप्ट को समझो आप, आपका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई से, आपका इन्फ्लेशनरी गैप के केस में या एक्सेस डिमांड के केस में। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं इसके, ठीक है। तो वो कैसा होगा, क्योंकि हम तो प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं, हम तो बिल्कुल फुल एम्प्लॉयमेंट पे, हम क्या कर सकते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब हम इंपोर्ट कर देंगे तो जो गुड्स हम बना नहीं पा रहे हैं वो हमारे पूरे हो जाएंगे। क्लियर। तो हम इंपोर्ट इंक्रीज़ करके भी हम एग्रीगेट डिमांड को वाइप आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज इंक्रीज इन आउटपुट, हम बेसिकली आउटपुट अपना प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ कर देंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट कहा जा सकता है कि एक्सेस डिमांड कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हमारा इकोनॉमी स्टेबल हो, मतलब इक्विलिब्रियम हो, या मतलब जब हमारा ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हमें अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। उससे होगा क्या, जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम शॉर्ट रन में जब इंक्रीज़ कर देंगे तो उससे क्या होगा, वो हमारे इफेक्टिव होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा शॉर्ट रन में तो आपका जो है डिमांड जो है, एक्सेस डिमांड अपने आप ही खत्म होती जाएगी, क्योंकि आपका जो है जितना आपकी डिमांड है उतना आप प्रोडक्शन करते रहेंगे। तो आपको देखा भी होगा ये लास्ट में है, कि सबसे लास्ट में दे रखा है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जनरली हम आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन हम क्या करते हैं, शॉर्ट रन में उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली ये ध्यान रखना है, मैंने सब आपके डिस्कस कर लिए हैं मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। तो सबसे पहले हमने इंक्रीज यहाँ पे, अब ये बहुत अच्छे से रखा है, हम टैक्सेस को इंक्रीज़ करेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार कम खर्च करेगी, पब्लिक बोरोइंग को बढ़ा देंगे, हम डेफिसिट फाइनेंसिस को कम करेंगे। फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर, जो आरबीआई के अंडर होती है, ये केंद्र सरकार के अंदर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है, एंड दिस इज अंडर द आरबीआई। तो आरबीआई करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगा, ताकि जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन महंगे हो जाएं या उनसे लेना, और अगर ले भी रहे हैं तो लोगों से फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, लोग अपने आप ही नहीं खरीदेंगे उसको। फिर है सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे, क्योंकि जब सेल करेंगे तो लोगों का पैसा सरकार के पास आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ आरबीआई, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा बेसिकली हमारा जो है एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन गैप वाइप आउट हो जाएगा। नेक्स्ट दैट इज इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, हम सीआरआर को इंक्रीज कर देंगे, मतलब बैंकों को अब ऑब्लिगेशन है कि उनको ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो जब ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, उनका जो आपका जो लोन देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा जो एक्सेस डिमांड है वो खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज अ डेफिशिएंट डिमांड। ओके, डेफिशिएंट डिमांड, तो डेफिशिएंट डिमांड बिल्कुल अपोजिट है एक्सेस डिमांड का। अगर आपने एक्सेस डिमांड अच्छे से पढ़ लिया, इसका डायग्राम से लेके हर चीज़ इसकी अपोजिट है,
ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिशिएंट डिमांड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, या इसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं या एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं। बेसिकली शॉर्ट होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होता है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है, ठीक है। एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखना यहाँ पे फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो डेफिशिएंट, ये हमारी डेफिशिएंट डिमांड की हमारी जो होगी डेफिनेशन हो गई। इसका अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए डायग्राम में क्या है, आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो आपका कर्व है AD0, ठीक है। यहाँ पे AD0 आपका इनिशियल कर्व है, ये आपका क्या है y इक्वल टू AD1 है। आप देखो y इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ये अब E1 पे है, आप E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ जा रहा है, इसलिए इन्होंने AD1 ले रखा है, ठीक है। लेकिन आप जनरली आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, आप y इक्वल टू AS ही लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये y इक्वल टू हमारा AS था, ये हमारा AD0 था, यहाँ पे हम बिल्कुल सही सलामत बैठे थे, मतलब यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, डेफिशिएंट डिमांड हो गया, एकदम डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला मेनली जो डिमांड होने रीजंस होते हैं वो हमारे C+I+G+X-M, मतलब या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो गया है, या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया है, या इसका डिफरेंस बेसिकली जो है बढ़ गया, मतलब हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है आपका। उस केस में भी आपका क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है कम हो सकता है, ठीक है। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बेसिकली आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो सकता है। अब मान लो कोई भी एक रीज़न की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, मतलब अब आपका जो पॉइंट नया आपका जो ये है, और आपका ये तो इनिशियली आपका जो y इक्वल टू AS तो ये था, ठीक है, y इक्वल टू AS ये था। अब हमारा जो नया एग्रीगेट डिमांड है वो यहाँ पे है। तो अब देखो पहले हम यहाँ थे, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट में चल रहे थे, अब हम पीछे बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, हम ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट होकर हम E1 पे पहुँच जाएंगे। ध्यान रखना, हम एक्सेस डिमांड में, जब एक्सेस डिमांड में हम आगे नहीं जा सकते हैं, भले ऊपर चले जाए, आगे नहीं जा सकते, इस पॉइंट को हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम डेफिशिएंट डिमांड की बात करें तो हम पीछे जरूर जा सकते हैं, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट के पीछे आ सकते हो, क्योंकि इसके ये तो हमारे बाउंड्री लाइन है ना, इसके ऊपर तो हम, ये तो हमारी एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, मतलब इसके आगे तो आप जा ही नहीं सकते कोई भी हालत में, इसके पीछे जितना आप जा सकते हो, ठीक है। तो कोविड के टाइम हमारी इकोनॉमी में यही हुआ था, डेफिशिएंट डिमांड हो गई थी, तो हम पीछे पीछे हो रहे थे, इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है, GDP आप देखा होगा वो नेगेटिव में चली जाना शुरू हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड शिफ्ट हो गए थे हम, ठीक है। आप सोचो इधर आ गए थे, तो ये वाली बात होती है, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या था बेसिकली, ये हमारी मान लो सप्लाई है, सप्लाई तो ठीक ठाक चल रही थी, सप्लाई तो थी हमारी, लेकिन हमारी डिमांड एकदम कम हो गई थी, क्योंकि लोगों ने बिल्कुल उनकी जॉब्स चली गई और बिल्कुल शट डाउन हो गया, प्रोडक्शन भी शट डाउन हो गया, तो उनकी उसकी वजह से डिमांड गिर गई। तो हमारा जो मान लो ये डिमांड से यहाँ आ गई थी, तो हमारी जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है फिर यहाँ अचीव होगा, ठीक है। अब नया अचीव पॉइंट होगा तो हमारा हम सिर्फ कितना कमा पाएंगे, OY1 ही हमारा देश कमा पाएगा, पहले हम OYF पे थे। तो ध्यान रखना, डेफिशिएंट डिमांड के केस में फुल एम्प्लॉयमेंट में हम पीछे जा सकते हैं, एक्सेस डिमांड में हम आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारी लिमिट है, ठीक है। पीछे तो हम जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे हम 100 में से 100 है मान लो इकोनॉमिक्स में, आप 100 में से 100 तो ला सकते हो, इससे ऊपर थोड़ी ले आओगे, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो गई। आप उसके बाद आप भले आप फिर 50 ले आओ, भले 80 ले आओ, भले 0 ले आओ, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है, आपकी मेहनत के ऊपर है। तो उसी चीज़ वही चीज़ समझ लो आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली आपका ये जो अब हम अंडर एम्प्लॉयमेंट में चले गए, मैंने बोला था क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमारा अंडर एम्प्लॉयड होता है, तो ये हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट पॉइंट हो गया, और ये जो गैप हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड द डिफ्लेशनरी और द डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर हो गया, आई होप आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वेरी सिंपल, पहले आपको y इक्वल टू AS बनाना है, एक इनिशियली ऊपर बनाना है AD, यहाँ पे सब मस्त चल रहा था, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ठीक है, सब ज़बरदस्त चल रहा था, और यहाँ पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमने मान रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की ही बात करेंगे, मतलब एक्सेस डिमांड होगा वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगा, डेफिशिएंट डिमांड होगा वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगा। अब हम क्या हुआ, हमारा एग्रीगेट डिमांड नीचे चला गया, फॉल हो गया, ठीक है। जब फॉल हो गया तो हमारा नया इक्विलिब्रियम यहाँ सेट हो गया, मतलब अब हम सिर्फ इतना ही अर्न कर रहे हैं। पहले हम इतना अर्न करते थे, हमारा कंट्री मतलब इतनी हमारी GDP थी या नेशनल इनकम थी, अब सिर्फ इतनी है, क्योंकि नया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट अब ये है, ठीक है, दिस इज अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये जो गैप है बेसिकली, जो गैप आया है, जो कम हुआ है, इसे बोलते हैं डिफिनेशनरी गैप। बेसिकली डेफिशिएंट मतलब हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई है, एग्रीगेट डिमांड है वो हमारे देश की कम हो गई है। हम जैसे बोलते हैं ना कि किसी को विटामिन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी में क्या हो गया है, डिमांड की डेफिशिएंसी हो गई है, और जब भी डिमांड की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा वो हर समय अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। आई होप मेरे यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस साइड आपका एग्रीगेट डिमांड या डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आएगा, नीचे आपका इनकम आएगा, ठीक है। चलो अब इसको फटाफट आप इसके रीड कर सकते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपका सिंपली आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा,
AD इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मतलब आप या तो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉल हो गया होगा, या आपका इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल हो गया होगा, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉल हो गया होगा, या ये बहुत कम हो गया होगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया होगा, मतलब नेगेटिव हो गया होगा। जब ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये है। और लास्ट हमारा पॉइंट ये सारे जो है, और लास्ट है कि जो मनी सप्लाई है वो हमारा बहुत कम हो गया होगा। तो वेरी सिंपल मेजर्स आप देखो, बिल्कुल उसका अपोजिट चलना है। अब आपको मैं सीधा यहाँ से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है। इसमें क्या होगा, टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा, टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो और वो ज़्यादा स्पेंड करें, ताकि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ जाए। फिर है पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा। सरकार का बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारा जी होता है बेसिकली। एडी में जो जी होता है C प्लस आई प्लस जी, तो जी को हम पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा मतलब सरकार गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी मार्केट में, उससे डिमांड बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा आएगा वो और डिमांड करेंगे, और हमारा आउटपुट है GDP बढ़ने लग जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, पब्लिक से बोरो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पब्लिक से पैसा ले लिया तो पब्लिक यहाँ खर्च करेगी, पब्लिक खर्च ही नहीं कर पाएगी, है ना। और तो पब्लिक खर्च नहीं कर पाएगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होगा नहीं, तो उसकी वजह से हमारा जो डेफिशिएंट डिमांड हमेशा रहेगा। इसलिए हम पब्लिक की बोरोइंग नहीं लेंगे, हम पब्लिक से डिक्रीज़ कर देंगे बोरोइंग, ताकि लोगों के पास पैसा रहे, क्योंकि हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, फिर हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग हमें इंक्रीज़ करनी है, मतलब हमें करेंसी को छापना है, न्यू करेंसी को प्रिंट करना है, हम क्रिएशन ऑफ न्यू मनी करना है। हम मनी क्रिएट करेंगे और उस मनी को मार्केट में बैंकों द्वारा मार्केट में लेके आएंगे, उसकी वजह से हमारे लोगों के पास पैसा आ जाएगा। लोगों के पास जब पैसा आ जाएगा बाय लोन्स या किसी भी तरीके से लोगों के पास पैसा आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि RBI के अंडर होता है। बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा, RBI बुला बुला के कहेगा आ जाओ बेटा SBI, आ जाओ बेटा PNB, आके हमसे लोन ले लो और लोगों को पैसा दो। तो वो भागते हुए आएंगे, कहेंगे यार कम अभी कम रेट पे पैसा मिल रहा है, ले लो, क्या पता बाद में बढ़ जाए। ठीक है, और लोगों को लोन देके प्रॉफिट कमा लो। नेक्स्ट दैट इज़ बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी लोगों से, क्योंकि जब लोगों से खरीदेगी मतलब सरकार का पैसा किसके पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा। वही चाहती है सरकार कि लोगों के पास पैसा है ताकि लोग डिमांड करें और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज़ डिक्रीज इन CRR को कम कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले 100 में से 40 रुपये आपको कंपलसरी था RBI को देने के लिए। RBI कही कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आप मुझे 20 रुपये दो। ठीक है, अब आप पहले की तरह आप मुझे 20 रुपये दो, 80 रुपये आप क्या करो, लोगों को लोन प्रोवाइड करो। तो इस हिसाब से और हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे। हम अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन बेसिकली, क्योंकि X माइनस M आपको पता है ये भी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होता है, तो अगर ये इसको कम रखना है, इसको हमें ज़्यादा रखना है, ताकि हमारा ये पॉजिटिव में रहे। जब ये पॉजिटिव में रहेगा तो बेसिकली ये एग्रीगेट डिमांड में फिर ऐड होगा और एग्रीगेट डिमांड हमारा ऊपर चला जाएगा। आई होप मेरे यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो आई होप आपको सारा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, जिसके प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक।